हेलो बेटा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन। ओके, नो हमने बेटा हमारा चैप्टर 5 चलता है सरफेस केमिस्ट्री। उसमें हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैइड में हमने हार्ड सिजुअल रूल पढ़ा था बेटा। मींस हायर द चार्ज ऑन कोलैइडल सॉल्यूशन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोएगुलेशन पावर होगी, उतनी ज्यादा फ्लोकुलेशन पावर होगी। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जितने ज्यादा चार्ज होंगे, चार्ज आयन जितने ज्यादा होंगे उस पे उतना ही उसका कोएगुलेशन होगा। जैसे NaCl, जैसे हमने MgCl2, AlCl3, तो इनमें सबसे ज्यादा कोलैइडल सॉल्यूशन किस पे चार्ज होगा? इनमें सबसे ज्यादा बेटा AlCl3 पे होगा। क्यों बेटा? क्योंकि AlCl3 क्या है बेटा? AlCl3 क्या है? क्योंकि AlCl3 पे Al पे एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होती है। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा? उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। अच्छा, मैं एक कुछ आपको बताता हूँ टॉपिक बेटा। अब इस जो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड ना हो, तो जब हम लायोफिलिक सोल में जब हम लायोफोबिक सोल में इसको मिक्स करते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल को मिक्स करते हैं, तो लायोफोबिक सोल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाती है। क्यों? जिससे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड ना हो पाए। आपने देखा था बेटा कोएगुलेशन में, आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था उसमें कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए? जब हम प्रेसिपिटेट से कोलैइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट में चेंज करते हैं, या आपने पेप्टाइजेशन देखा था, तो पेप्टाइजेशन क्या करते थे हम कि प्रेसिपिटेट टू किससे चेंज करते थे हम? तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT टू प्रेसिपिटेट टू किससे चेंज करते थे? कोलैइडल सॉल्यूशन में। ओके, सो बेटा इसको ध्यान दो। यहाँ पे नेक्स्ट, तो अगर हम जैसे मान लो बेटा ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक कोलैइडल सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हमने लायोफिलिक कोलैइडल सॉल्यूशन की कवर चढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये लायोफिलिक जो सोल है वो अंदर वाले लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्टिव कवर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्सन। नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्सन। इमल्सन बेटा, यू नो व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन बताया था मैंने, इमल्सन इज ए कोलैइडल सॉल्यूशन। इमल्सन इज ए कोलैइडल सॉल्यूशन इन विच क्या बोथ DP dispersed phase and dispersion medium both are liquid. तो it is a colloidal solution in which both DP dispersed phase and dispersion medium DM are liquids. ओके बेटा, अगर हम बात करें इमल्सन की, तो कितने टाइप्स की होती है इमल्सन? तो टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन कैसे बेटा? इमल्सन की टाइप देखें तो दे आर 2 टाइप ऑफ इमल्सन। आपने देखा होगा मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। सो दे आर 2 टाइप ऑफ इमल्सन। कौन कौन सी बेटा? 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन। कौन कौन सी? फर्स्ट वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो फर्स्ट ऑयल इन वाटर और सेकेंड वाटर इन ऑयल। सो OW टाइप ऑयल इन वाटर and second water in oil. So beta there are two type of emulsion. कौन कौन सी? अगर 2 टाइप ऑफ emulsion की बात करें बेटा, so oil in water and water in oil. जैसे इसके नाम से लग रहा है बेटा, oil in water, नाम से लग रहा है ये oil in water, मतलब क्या हो गया? oil in water, oil in small amount and water in large amount. सो इस केस में DP क्या होगा बेटा? डिस्पर्स फेज
जो स्मॉल अमाउंट में है दैट इज ऑयल, एंड डीएम क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, वाटर, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में क्या है, वाटर। सो बेटा ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अगर हम इसकी बात करें वाटर इन ऑयल की तो क्या होगा, इसमें डीपी क्या होगा बेटा, वाटर, डिस्पर्स इज वाटर एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल। मतलब बेटा इसके अंदर क्या होगा, ऑयल की कंटेंट ज्यादा होगी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्सन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑयल इन वाटर की बेटा, तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ऑफ, बेटा ये एग्जाम में बहुत आया हुआ है, एग्जांपल ऑफ OW टाइप इमल्सन। ठीक है, OW टाइप इमल्सन में अगर बात करते हैं बेटा तो एग्जांपल बता सकते हो जिसमें वाटर ज्यादा हो ऑयल कम हो, तो इसमें आता है बेटा, इसमें आपका आएगा ऑयल इन वाटर में क्या आएगा, मिल्क। आपने मिल्क का एग्जांपल देखा होगा बेटा, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में बेटा ऑयल इन वाटर, वैनिशिंग क्रीम, इट मींस, ध्यान दो बेटा, अगर हम OW टाइप का एग्जांपल देखें, आपको पता है OW टाइप इमल्सन क्या होती है, मींस वाटर इन ऑयल, these are the emulsion in which dispersed phase is oil and dispersion medium is water. For example, milk, vanishing cream, etc. बेटा ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार, व्हाट इज इमल्सन, 3 मार्क्स में आया हुआ है, व्हाट इज इमल्सन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इमल्सन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया, एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमल्सन। सो इस टाइप ऑफ इमल्सन में क्या आ जाएगा आपके लिए, क्या, पहले मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, और अगर हम एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन देखें तो इसमें क्या आएगा, बटर, तो इसके अंदर बेटा आता है बटर कोड लीवर ऑयल, बटर कोड लीवर ऑयल। सो बेटा these are the example of water in oil type. ओके बेटा, नाउ आपने देखा होगा बेटा जब भी हम इमल्सन बनाते हैं, आपने मिल्क बनाते हुए देखा होगा, मिल्क अपने आप नहीं बनता है, मिल्क में क्या मिलाते हैं हम लोग, मिल्क में वाटर, ऑयल, और वाटर को ऑयल में मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, मैंने पहले बताया था ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन डालते हैं। तो जो प्रोटीन हमने डाला है उसको किस लिए, इमल्सन बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। सो बेटा इमल्सिफायर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हेल्प करे इस इमल्सन को फॉर्मेशन के स्टेबल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होती है, so these are the substances which help in stabilizing emulsions or emulsifier, emulsifier, so which establish these are the substances which stable the emulsion। कैसे बेटा, अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क में कौन सा इमल्सन होता है, मिल्क जो इमल्सन है उसमें कौन सा इमल्सिफायर होता है बेटा, उसमें बेटा प्रोटीन इमल्सिफायर होती है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन उसके अंदर ऐड होती है, तो यहाँ पे प्रोटीन क्या हो गया, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। अच्छा इसी बेटा एक हम डी इमल्सिफायर लगाते हैं, डी इमल्सिफायर, जैसे देखो अगर हम मिल्क की बात करें तो अगर हम इसकी बात करें बेटा वाटर इन ऑयल की बात करें तो वाटर इन ऑयल में इमल्सिफायर क्या होता है, प्रोटीन, वाटर इन ऑयल प्रोटीन के बाद आपका सोप एंड डिटर्जेंट,
बेटा मैं आपको बताऊं कैसे, सोप एंड डिटर्जेंट कैसे। आपने देखा होगा ये जो दिवाली टाइम में बहुत सारी नकली दूध मिलती है, आपने गौर किया होगा। वो नकली दूध क्या होती है, आपने देखा होगा बेटा, ये जितने भी आपकी जो ये जो बनाते हैं हम लोग, जो आपकी ये होती है, क्या नाम है, इमल्सिफायर, जो ऑयल इन वाटर मिल्क टाइप बनता है, जो नकली दूध मिलती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा बेटा, नकली भी जो ऑरिजिनल होती है उसमें वाटर, ऑयल और प्रोटीन ऐड करते हैं। जो नकली होती है उनमें वाटर और ऑयल मिला के उसमें सोप, आपके भी देखना घर में, वाटर में ऑयल मिलाओ और ऑयल मिला के उसमें आप उसमें सोप या डिटर्जेंट डालो तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा और देखना उसका कलर भी व्हाइट आएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी नकली मावा, नकली दूध बनती थी वो इसी टेक्निक से बनती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट भी क्या है, ये इमल्सिफायर एजेंट है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें डी इमल्सिफायर का, जैसे इसका नाम है डी इमल्सिफायर, डी इमल्सिफायर, डी इमल्सिफायर, ये क्या होता है बेटा, डी इमल्सिफायर की बात करें यदि हम, तो ये इसका उल्टा हो गया। यदि उसमें से हमें द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग एन इमल्सन, अगर इमल्सन को डिकम्पोज करना है तो इमल्सिफायर यूज करते हैं हम लोग, वो स्टेबल करने के लिए करते हैं और ये उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो विच हेल्प इन decomposition of क्या, decomposition of emulsion, ठीक है बेटा, decomposition of emulsion। अगर हम डीएमल्सिफायर की बात करें तो क्या होता है, ये कैसे होता है, ये होता है आपका बॉइलिंग से, बॉइलिंग करेंगे तो भी डीएमल्सिफाई हो जाएगी बेटा, फ्रीजिंग से, तो these are the de-emulsifying। सो सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन आप जानते हो बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे आपको यदि मिल्क में से यदि फैट को हटाना है तो क्या करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, पढ़ा हुआ है ना कि मिल्क में से यदि फैट हटाना होता है तो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या हो गया, डी-इमल्सिफाइंग के रूप में उसको यूज करते हैं। तो बेटा ये क्या था, दीज आर द डी-इमल्सिफायर। सो इमल्सिफायर इमल्सन के फॉर्मेशन में, इमल्सन के स्टेबिलिटी में हेल्प करती है और डी-इमल्सिफायर उसको डिकम्पोज करने में, अलग करने में, वाटर और ऑयल को मिक्स करने के लिए जो हम सब्सटेंस मिलाते हैं उसे कहते हैं इमल्सिफायर। वाटर और फैट को मिक्स करने के लिए जो उसमें सब्सटेंस ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड इमल्सिफायर। उसी मिल्क में से जो मिक्स है उसमें से फैट को अलग करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डी-इमल्सिफायर। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, दीज आर द डी-इमल्सिफायर प्रोसेस। ओके, नाउ बेटा अब हम बात करते हैं कोलाइड्स अराउंड अस। इसको ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में, कोलाइड्स अराउंड अस। कोलाइड्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो कोलाइड्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहले बेटा आ जाओ, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बता चुका हूं मैं। तो बेटा क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो हमारी जो स्काई की कलर होती है वो कैसी होती है बेटा, दैट इज ब्लू। तो फर्स्ट कोलाइड्स क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। कैसे, आपको पता है बेटा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होती है, ये डस्ट पार्टिकल क्या करती है, ये एक तरह का देखा जाए तो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, लाइट जब आती है वहां से, कहां से, सन से या जो भी लाइट आ रही है, तो वो इस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट डिस्पर्स होती है, स्कैटर्ड होती है। और हमने पढ़ा था ना कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है, इसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा फैलेगी, जो ज्यादा फैलेगी वो ज्यादा दिखेगी, इसलिए वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर। सो फर्स्ट इज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। सेकंड बेटा क्लाउड्स में देखा जाए तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल है। क्लाउड्स होता क्या बेटा, क्लाउड्स क्या होती है, क्लाउड्स में एकदम टाइनी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। सो क्लाउड्स आर एरोसोल, आपने जब देखा होगा एरोसोल में बेटा इसका एग्जांपल पढ़ा होगा, तो क्या था, क्लाउड्स आर एरोसोल हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या था कि इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स होती है एयर में, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। तो ये भी क्या हो गया, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, एरोसोल।
क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। थर्ड बेटा ब्लड। ब्लड भी क्या है? ब्लड भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आपको पता हो तो बेटा ब्लड इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ ब्लड क्या हो गया? ब्लड भी हमारा क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। अब ध्यान देना बेटा कैसे, जब सेविंग करते हैं तो क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? एलम। एलम क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एलम है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट है, और ब्लड कैसा है? ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपने पढ़ा हुआ बेटा, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होती है? कोएगुलेशन होती है, कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन में क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा? वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? वो वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। तो आपने जब भी देखा होगा जहां पे ब्लीडिंग होती है, ब्लड हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लीडिंग होगी तो एलम में इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट उस ब्लड के कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट उस कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद क्या बनाएगी बेटा? वो इसके बाद वो कोएगुलेट हो जाती है। इसलिए ब्लड का कोएगुलेशन होना मतलब क्या कहते हैं? फिर वो फ्लो नहीं होगी, कोएगुलेट हो जाएगी बेटा, तो वहां पे ब्लड कोएगुलेट आती है। इट मींस क्या होता है? ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन, एलम लगा हमने, इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हो गया? दैट इज कोएगुलेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा मैं बता दूं बेटा, डेल्टा होती क्या है? आप तो जानते हो डेल्टा क्या है बेटा? डेल्टा फॉर्मेशन, यह आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। डेल्टा किसे कहते हैं? जहां पे रिवर किस में मिलता है? सी वाटर में। जब रिवर सी वाटर में मिलता है तो क्या मिल जाता है बेटा? डेल्टा फॉर्मेशन। जब रिवर वाटर सी वाटर में मिलता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा फॉर्मेशन। और देखो बेटा यहां क्या हो गया, ध्यान देखना, रिवर वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन। रिवर वाटर किसका एग्जांपल है? कोलाइडल सॉल्यूशन का। सी वाटर किसका एग्जांपल है? सी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्यों इलेक्ट्रोलाइट? क्यों बेटा सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि सी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं बेटा, NaCl, KCl, पोटेशियम सल्फेट, न जाने कौन कौन से सॉल्ट होते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया? सॉल्ट क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी आपने पढ़ा है, पीछे पढ़ा था कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन क्या होती है? व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, PTT का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मींस क्या हो गया? यहां भी कौन सी प्रोसेस हुई? कोएगुलेशन। ये बेटा एग्जाम में बहुत आया हुआ है, ये डेल्टा वाला जो आया ना, डेल्टा का फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है, इसलिए बेटा इसको ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है? व्हेन रिवर वाटर मीट इन सी वाटर देन डेल्टा फॉर्मेशन टेक प्लेस। how can you say? Because river water is an example of colloidal solution, sea water is an example of electrolyte. When electrolyte is added in colloidal solution then coagulation process take place. तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? That is coagulation. तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? coagulation प्रोसेस होती है। तो coagulation प्रोसेस takes place, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये हमारे आसपास ये कोलैप्स देती है। इसके बाद फूड आर्टिकल बेटा जैसे कि आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? These are all are the example of फूड आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल्स, तो अगर हम देखेंगे मिल्क, आइसक्रीम, बटर, ये सब क्या है? These are कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारे आसपास मिलती है। आप देखो ब्लू कलर का स्काई कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूसरा क्लाउड्स क्या है? एरोसोल के एग्जांपल है। वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं एयर में, दैट इज क्लाउड्स। ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसका मैंने बताया आपको एग्जांपल एलम, जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? एलम ऐड कर देते हैं। एलम ऐड करने से क्या होगा? उसका कोएगुलेशन हो जाता है बेटा।
तो कोएगुलेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाती है, इसलिए ब्लड की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस वहां पे भी कोएगुलेशन आता है। क्वेश्चन कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे कोएगुलेशन प्रोसेस हो रही है। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा, ये क्वेश्चन तो बहुत आया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा वाला। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की बात करें तो रिवर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब कोलाइडल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट आपस में ऐड होती है तो क्या होता है, कोएगुलेशन प्रोसेस होती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। दैट्स इट। सो बेटा दैट इज द प्रेसिपिटेट, तो कोएगुलेशन प्रोसेस। तो ये हमारे कोलैक्स जो हमारे आसपास होते हैं। नाउ अब एप्लीकेशन ऑफ कोलैक्स का कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशन तो हमें आसपास मिलती है लेकिन कोलैक्स का यूज कहाँ है, तो जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ। बेटा इन सबको नोट करते रहो, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए, कॉपी में नोट कर दो इसको, ठीक है। बाकी तो मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा, लेकिन ये नोट आपको इसी कॉपी में करनी है, ये साथ साथ नोट करते रहो, मैं चेक करूंगा कॉपी। सो बेटा नाउ नेक्स्ट application of colloidal solution, that is the last topic of this chapter. So application of colloidal solution, applications of colloids is simply called colloidal solution। colloidal solution को हम colloids भी कहते हैं। So applications of colloidal solution या colloids। अच्छे, इसकी applications क्या है बेटा, बता सकते हो? What is applications? तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं बेटा। कैसे, देखो, फर्स्ट सबसे ज्यादा मेडिसिन में कैसे, जैसे काला जल, ये जो काला जल होती है बेटा, इसमें हम आर्जिरोल काला जल में मेडिसिन यूज करते हैं। आर्जिरोल होती है आई के लोशन में, आपने देखा होगा आई में जब हम आई ड्रॉप डालते हैं तो उसमें ये चीज मिक्स होती है मेडिसिन में, वो क्या करती है, वो उसके साथ मिक्स होके और कोलाइडल सॉल्यूशन बना के और प्रेसिपिटेट मिला के बाहर निकल जाती है। आपके आंखों में जो भी गंदगी होगी, मान लो जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरस चली गई, तो क्या होगा, हम आई लोशन डालते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, जब आई लोशन डालने से क्या हो जाता है, वो वहां से उस चीज को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकाल देते हैं। सो मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर कोलाइडल इन नेचर। जितने भी मेडिसिन हैं दीज आर कोलाइडल इन नेचर, मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर, ठीक है बेटा। ये क्या करती है, कि जैसे आपने देखा ना, मैंने बताया आपको कि ये क्या करती है, तो जैसे आई लोशन, आई वगैरह में कुछ जैसे बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं, वो उनके साथ रिएक्ट करके और कोएगुलेट हो जाती है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल है। सेकंड बेटा, इंडस्ट्री वगैरह में इसको यूज करते हैं, यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा, तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। थर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कैसे बेटा, पता है आपको, जो एलम होती है वही बिल्कुल सेम प्रोसेस बताया डेल्टा फॉर्मेशन वाला। वाटर में जो मान लो कोई भी चीज मिक्स है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म में आती है। जैसे हम उसमें एलम डालते हैं तो वो, जैसे आपने रिवर वाटर में देखा होगा, कुछ क्ले पार्टिकल्स होती है, क्ले पार्टिकल जब वाटर में मिक्स होती है तो क्या बन जाती है बेटा, जब क्ले पार्टिकल वाटर में मिक्स होती है तो बन जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन। वाटर प्लस क्ले बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें से क्ले हटाना है तो हमें एलम वगैरह डालते हैं। एलम क्या करती है, उस क्ले पार्टिकल को अलग कर देगी और वाटर को प्योर कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे कोएगुलेशन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे, तो कुएं में क्या करते थे, वो लाइम डालते थे, लाइम क्या, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों, जैसे उसमें वाटर में डालते थे तो क्या होता था, जैसे वाटर में डालते थे, वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज थी वो उसके साथ, एलम के साथ या आपका क्या नाम है, वो लाइम के साथ रिएक्ट करके कोएगुलेट हो जाता था और वो नीचे वहां पर डिपॉजिट हो जाता था और वाटर को हम ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए यूज करते थे। तो बेटा ये प्यूरिफिकेशन क्या है, इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। किसको, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन की बात देखें बेटा, तो इसका सबसे यूज करते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज बेटा एक प्रोसेस होती है, मैं बता दूं आपको, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। कॉटरेल प्रेसिपिटेटर क्या होता है बेटा, इसको ध्यान देना, ये बहुत बड़ा है बेटा, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर
ये यूज करते हैं बेटा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, ओके बेटा। अगर इसका डायग्राम देखें तो आप अपनी बुक में एनसीईआरटी बुक ओपन करो, एनसीईआरटी बुक में देखो इसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ओपन करो बेटा। ये पेज ओपन करो, कोटरेल प्रेसिपिटेटर, जब से लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है आपको पता है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें ध्यान से सुनो। एग्जाम में डायग्राम बनाओ या बनाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो इसको ध्यान से सुनना है। कोटरेल प्रेसिपिटेटर क्या है? कोटरेल है तो साइंटिस्ट के नाम से होगा। इसमें क्या होती है आपने देखा होगा, जितनी भी ये इंडस्ट्री वगैरह होती है उनमें चिमनी निकली होती है, उससे क्या होता है हॉट गैसेस बाहर निकलती है। जो भी आपने उसको बर्न किया है वो हॉट गैसेस बाहर निकलती है। हॉट गैसेस से क्या होगा बेटा, ये जितनी भी हॉट गैसेस हैं उनमें पार्टिकल्स वगैरह जो होती है वो हॉट गैसेस में मोशन में होती है, उसके साथ कार्बन के पार्टिकल्स और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और बहुत सारे हार्मफुल जो मेटल्स होंगी वो उसके साथ चिमनी के साथ ऊपर जाती हैं और ऊपर का चिमनी से हॉट एयर से बाहर निकलती है। जब वो बेटा हॉट एयर से चिमनी से ऊपर से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वो जो वहां आसपास में रहने वाले लोग हैं, जो रेसिडेंशियल इलाका है, इसलिए आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल जो ये प्लॉट्स होते हैं, जगह होती है, वो बिल्कुल अलग होती है रेसिडेंशियल से। क्यों? क्योंकि वहां ये चिमनी के जो धुएं निकलते हैं, इससे क्या होगा, इसके स्मोक से उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल वहां आगे जाके वो कूल हो जाएगा और वो फिर नीचे गिर जाएगा, और इसके बाद जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि आप पहले इस हॉट गैस को सबसे पहले आप हाई वोल्टेज में पास करोगे। देखो बुक में देखो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखा हमने कि उसमें हाई वोल्टेज पास करते हैं। हाई वोल्टेज पास करेंगे तो क्या होगा, ये जितनी भी हार्मफुल गैसेज है, जितनी भी ये प्रेसिपिटेट है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब एक जगह जमा हो जाएंगी। तो उसके बाद वो जमा हो जाएंगी और जो फ्रेश एयर है, मतलब जो हार्मलेस एयर है, वो उस चिमनी के साथ बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है, ये आपका कोटरेल प्रेसिपिटेटर। इसको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन भी इसलिए बोलते हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन बोलने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हम हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक, हाई वोल्टेज कितना, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट के आसपास हम इसमें भेजते हैं। 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट बेटा करंट कम, वोल्टेज कम नहीं होती है, तो इसमें पास करते हैं। तो क्या होता है, उससे जितनी भी ये हार्मफुल चीजें हैं, जो मेटल्स वगैरह, वो वहां पे कलेक्ट हो जाती है एक जगह, उनको एसिड्स के फॉर्म में अलग कर देते हैं, और जो हार्मलेस गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके बाद वो हार्मलेस होती है। रूल ये है करने का, लेकिन इतनी सारी वोल्टेज के लिए कौन यूज करता है बेटा, ओके। वैसे रूल क्या है, कोटरेल प्रेसिपिटेटर यूज करने का ये रूल है, ओके। सो बेटा तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए बेटा, तो इस चैप्टर में आपका यही है, इतना ही है। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और देखो बेटा, टैनिंग, TANNING, टैनिंग। टैनिंग में क्या होता है बेटा, आपको पता है टैनिंग एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस। आपने देखा होगा जैसे लेदर के शूज बनती है, लेदर की शूज हो गया, बेल्ट हो गया, आपने देखा बेटा ये लेदर देखो ये कितना स्मूथ है, अगर ध्यान देखो तो देखो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वही आप शूज लाते हो कितनी हार्ड होती है, बेल्ट लाते हो कितनी हार्ड होती है। तो ये हार्डनेस किया जाता है उसमें, कैसे, लेदर आपका क्या है बेटा, दैट इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो लेदर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके, उसमें हम डालते हैं टैनिंग। टैनिंग क्या है, टैनिंग क्या है बेटा, टैनिंग इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल है बेटा, ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट, पता है आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पीछे पढ़ा आपने कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन होगी और क्या बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा कोएगुलेशन प्रोसेस से, और वो लेदर हार्ड हो जाती है। सॉफ्ट लेदर हार्ड में चली जाती है, किसके द्वारा, ड्यू टू टैनिंग। टैनिंग एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके द्वारा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, टैनिंग बोलते हैं। टैनिंग TANNING आया हुआ है, व्हाट इज टैनिंग। तो टैनिंग क्या है बेटा, एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर, व्हेन ए हाइड व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको हम टैनिंग में डालते हैं तो ये हार्ड हो जाती है, दिस प्रोसेस कॉल्ड टैनिंग। तो बेटा इसका यूज हम करते हैं, ये एप्लीकेशंस वगैरह आप इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, ये इतना ही है। और
इसके बाद ये चैप्टर बेटा हमारा फिनिश हो गया। ये लास्ट टॉपिक था। ओके, ये आपको ये जितनी भी थी आपके लास्ट टॉपिक थे। आप अब होमवर्क में क्या करोगे बेटा, इसको नोट कर लो। और आप होमवर्क में क्या करोगे, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है बेटा, डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन डेली कम से कम 15 क्वेश्चन करते जाओ। 15 आज कर लिया, फिर 15 कल किया, तो डेली 15 क्वेश्चन करते जाओ। ओके, इसको यूज करता हूं बेटा मैं। तो क्या हो बेटा, दैट प्रोसेस कॉल्ड। इसके बाद देखते हो आप इसके होमवर्क में क्या करोगे बेटा, डू ऑल एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ क्या, चैप्टर 5 यहाँ पर क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आप डेली कर लेना उसमें। और इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के कर लोगे तो सफिशिएंट है। इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा इसके अलावा, एनसीईआरटी क्वेश्चन के अलावा, तो इतना सफिशिएंट है हमारे चैप्टर के लिए। बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करो बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट कैसे निकलता है, कैसे बनता है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 का डिस्कस करेंगे। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा, होमवर्क नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा।